हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्यप्रकाश यादव, फिजिक्स टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो 11th के चैप्टर होते हैं उनकी तुलना में ट्वेल्थ के चैप्टर कठिन होते हैं। इसका एक रीज़न होता है। रीज़न यह होता है कि 11th के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सब दिखाई देती हैं। जैसे घिरनी हुआ, ब्लॉक हुआ, स्प्रिंग है, साइकिल का पहिया है, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सब कुछ जो है क्लियरली दिखाई देता है। बट ट्वेल्थ के अंदर जो है ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती उस कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ट्वेल्थ के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो प्योर इमेजिनेशन होगा, उसे फील किया जाता है, उसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो ट्वेल्थ का फिजिक्स जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक। जैसे ट्वेल्थ का फिजिक्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका सेकंड पार्ट है लाइट या रे ऑप्टिक्स, या लाइट कह सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं किसको पढ़ने में नियर अबाउट कितना टाइम लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ये ट्वेल्थ का 70% कोर्स है। 30% में लाइट है और मॉडर्न फिजिक्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है पढ़ने के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने से पहले यह समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वह चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसके अंदर जो है चार्ज को पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है। इसके अंदर जो है चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है कि चार्ज क्या होता है और इसे कैसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है। इसके अंदर चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो शब्द का मतलब ये होता है चार्ज, और स्टैटिक्स शब्द का मतलब ये होता है रुका हुआ। जब आवेश रुका हुआ होता है तो उसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में करते उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। जब चार्ज रुका हुआ होता है तो उसका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। दूसरा पार्ट आता है इसका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म शब्द का मतलब ये होता है कि जब चार्ज जो है, ठीक है, एक निश्चित चाल से गति करता है तो उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इज
मूविंग विथ चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, मतलब चार्ज जो है विरामा अवस्था में हो। मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब आवेश जो है जब नियत चाल से गति करता है तो उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है उसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इसका थर्ड पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ये होता है जब चार्ज में एक्सीलरेशन आ जाता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करता है। चार्ज इज एक्सीलरेटेड, चार्ज इज एक्सीलरेटेड, चार्ज इज एक्सीलरेटेड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इसके अंदर जो है चार्ज के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, जिस समय आवेश जो है विरामावस्था में होता है तो उसका अध्ययन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करते हैं। दूसरा पार्ट इसका है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब ये होता है चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, जब चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो वह जो है मैग्नेटिज्म का निर्माण करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसके बाद दोनों को कंबाइन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड का हम अध्ययन करेंगे। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइन होता है तो वह बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने का मतलब चार्ज इज जो है जब एक्सीलरेट होता है तो वह निर्माण करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता है? तो इसके अंदर करते क्या हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का जो है किसी धातु के ऊपर बमबारी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है हाईली डीएक्सेलरेट होते हैं। जब वो डीएक्सेलरेट होते हैं तो वहाँ से जो है वेव्स निकलती है और उसी वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये बाद में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब आवेश, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, मतलब आवेश जब रुका हुआ होता है तो उससे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। जब जो है आवेश नियत चाल से गति करता है तो उसे मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। दोनों जब कंबाइन होते हैं, जब चार्ज एक्सीलरेट होता है, आवेश जो है जब इसमें त्वरण आता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करता है। अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी कि चार्ज क्या होता है, आवेश क्या है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है आवेश के बारे में हाई स्कूल में स्तर पे जो है जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उससे हम बतला देते हैं, ठीक है। जैसे आवेश, पहले इसका यूनिट, मात्रक। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, कूलम, ठीक। टाइप, चार्ज कितने टाइप का होता है? तो चार्ज 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बी नंबर नेगेटिव, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरा, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, ठीक है। कूलम, चार्ज 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बाद जो है तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज की,
पहली प्रॉपर्टी चार्ज का यूनिट कूलम, दूसरी प्रॉपर्टी चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके बाद पॉजिटिव प्लस प्लस, इसमें जो है रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। नेगेटिव नेगेटिव, इसमें भी रिपल्सन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसमें रिपल्सन होता है। फोर्थ नंबर एक प्रॉपर्टी और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर जो है अट्रैक्शन होता है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्यों रिपल्सन होता है, क्यों प्रतिकर्षण होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में क्यों अट्रैक्शन, क्यों आकर्षण होता है, ये पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इसका विधिवत अध्ययन होता है कि ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर क्यों रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है, इसके अंदर क्यों अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। मतलब चार्ज की यूनिट कूलम, ठीक है। चार्ज दो टाइप का, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो इसमें जो है रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होता है, दूर जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो इसमें अट्रैक्शन होता है, ये आकर्षित करते हैं। इसके बाद जो है चौथी प्रॉपर्टी चार्ज की, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है यूनिट इसका कूलम, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तीसरा है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सन का होगा, प्रतिकर्षण होगा, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब सेम नेचर का रहेगा तो उसके अंदर जो है सेम नेचर का हो तो उसके अंदर रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव हो तो इसके अंदर अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बरकरार करता है। अब इसके बाद जो है इसकी चौथी प्रॉपर्टी मोड ऑफ ई, ठीक है। इसके पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। किसी भी बॉडी के बारे में, जैसे बॉडी कोई होती है न्यूट्रल बॉडी हो, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या किसी भी प्रकार की कोई बॉडी हो तो उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं होता। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है आवेश की वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है, ठीक है। बहुत सी बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है, जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज हैं, ठीक है, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना है। आपके लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन होगा, इससे छोटा चार्ज नहीं है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, ये सब चीज़ें जो है प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। जैसे मोड ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मोड ऑफ ई की वैल्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज जो है क्वार्क्स है। क्वार्क्स की खोज हो चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स पे चार्ज होता है प्लस माइनस 2e/3, प्लस माइनस e/3, और भी इसके कई मान होते हैं, ठीक है। इसको हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें कंसीडर करना है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है इलेक्ट्रॉन बेस पे लिखा गया है। जो कुछ भी हम 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अध्ययन करेंगे वह इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में हो, इलेक्ट्रॉन जो है इस मूविंग मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन आ जाए, यही सब चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। अब इसकी पांचवी प्रॉपर्टी, जैसे कोई बॉडी लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। किसी भी बॉडी के अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से बाहर जो है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं।
जैसे हमने ये कक्षा दिखा दिया, ये सब चीज़ें पढ़ाई गई। जैसे ये पहली कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के बाहर जो है वृत्ताकार कक्षाओं में ऐसे मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें फ्री जो होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है। इसी इलेक्ट्रॉन को जो है हम बाहर निकाल सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, इसे हम बाहर निकाल नहीं सकते। फ्री होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इस बॉडी से अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, बॉडी से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है या किसी बॉडी पे जो है इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मतलब कोई बॉडी जो है कैसे इलेक्ट्रॉन को लेती है, या बॉडी कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में बताया जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसके अंदर, ठीक है। जैसे एक न्यूट्रल बॉडी हमने लिया, ऐसे रिमार्क करने का मतलब यह है कि इस बॉडी के अंदर इतना ही आवेश लिया गया है, इतनी दूर का हमने आवेश लिया है, इससे बाहर ना आवेश हमने लिया ना इससे इधर आवेश लिया, सिर्फ इसके अंदर का आवेश हमने लिया है। और इस बॉडी को हमने माना है कि ये न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है, ठीक है, न्यूट्रल। अब इसके बाद जो ये पहली बॉडी हो गई, न्यूट्रल का मतलब ये है इसके अंदर जो है जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन विद्युत का धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत का ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन पे जो है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, लगभग न्यूट्रॉन के मतलब द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है, लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होगा। तो पहली बॉडी हमने लिया न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ये है इसके अंदर जितने प्रोटॉन है उतने ही जो है इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने दूसरी बॉडी लिया, ठीक है, ये सेकंड बॉडी है, ये भी न्यूट्रल है, इसको भी हमने न्यूट्रल लिया। न्यूट्रल का मतलब ये है जितने प्रोटॉन है इसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो उसके अंदर जो है मूव करने के लिए फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ठीक है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर कर दें, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से हमने इस पर ट्रांसफर कर दिया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पर 10 प्लस बढ़ गया, ठीक है, तो 10 प्लस इस पे आवेश हो गया 10 प्लस, और ये 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, 10 ई के बराबर आवेश होगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो 10 ई के बराबर 10 ई के बराबर जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे निगेटिव चार्ज हो गया। इसी बॉडी से यदि 100 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें तो इस पे 100 ई के बराबर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इसमें 100 ई के बराबर जो है नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो 100 ई पॉजिटिव हो गया, 100 ई इसमें नेगेटिव चार्ज बन गया। अब समस्या ये है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें ट्रांसफर करना है, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या यहाँ से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इस बॉडी से इस बॉडी में ले जा सकते हैं, या इसमें से 3.5 इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम ले जाएंगे इसके अंदर, तो या तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा या 100 इलेक्ट्रॉन होगा या 20 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यन जो होगा एक इंटीजर होगा, वह जो है एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो क्यू चार्ज कितना बनेगा, क्यू बराबर 10 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 के बराबर चार्ज बना। ठीक है, 20 निकाला 20 के बराबर, इसमें ये दिया तो प्लस हुआ, ये दिया तो माइनस हुआ, 30 इलेक्ट्रॉन दिया तो 30 प्लस हुआ 30 माइनस हुआ। ऐसे ही यन इलेक्ट्रॉन देंगे तो यन ई के बराबर चार्ज होगा प्लस माइनस। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, जहां यन इज द इंटीजर, यन इज एन इंटीजर नंबर। n इज एन इंटीजर नंबर। ये हो गया। तो यहाँ पे n जो है एक पूर्णांक है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन दे, 20 इलेक्ट्रॉन दे, 30 इलेक्ट्रॉन दे, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम इसमें ट्रांसफर करना चाहें तो नहीं ले सकते। 2.5 इलेक्ट्रॉन हम तोड़ नहीं सकते, ये जो है गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, बहुत करेंगे इसमें से तो 10 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 50 लाख ले सकते हैं, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लेकिन यन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं इसमें से निकाल के इसमें ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, वह एक इंटीजर नंबर होगा या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या होगी। अब इसके बाद जो है इसकी अगली प्रॉपर्टी, इस पे एक एग्जांपल बता देते हैं पहले। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो है 3 और बॉडियां हैं। ये एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है ये बी, तीसरी बॉडी है ये सी, बोलो तो तंत्र है। पहली बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, तीसरी बॉडी है ये सी। इस पहली बॉडी पे +3 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी पे जो है -7 कूलम चार्ज है, और इस तीसरी बॉडी पे जो है 8 कूलम चार्ज है, 8 कूलम। इसमें हमने जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराया। ठीक है, कुछ किया तो इलेक्ट्रॉन जब हमने ट्रांसफर किया तो उसके बाद जो है तीसरी बॉडी सी है, इस पे 8 कूलम चार्ज है, इसको हम नीचे लिख देते हैं। दूसरी बॉडी पे -7 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब इसमें से ट्रांसफर हुए, तीनों को हमने जब टच कराया तो अंत में जो है इसके ऊपर 2 कूलम आया माइनस, इस पे 5 कूलम प्लस, और इस पे -7। इस पे बताना है कितना चार्ज हुआ इस बॉडी के ऊपर, तीसरी बॉडी के ऊपर। तो चार्ज जो है यहाँ से लेकर के हमने ऐसे घेरा बनाया है, तो चार्ज ना बाहर से अंदर आ सकता है ना अंदर से बाहर जा सकता है। तो इनिशियल जितना चार्ज था तीनों बॉडी पे, ठीक है, उतना ही जो है फाइनल चार्ज होगा तीनों बॉडी पे मिलकर के। क्योंकि चार्ज जो होता है वो कंजर्वेट रहता है, संरक्षित रहता है इसके अंदर, न इससे बाहर जा सकता है चार्ज, न बाहर से अंदर आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो है ये आवश्यक होता है कि ऐसा कोई भी घेरा हम बना देते हैं तो हम बात करते हैं इसके चार्ज के अंदर के, ना कि इसके बाहर के। जब भी हम चार्ज को डिनोट करेंगे उसके लिए एक घेरा बना देंगे और उसके अंदर के चार्ज के बारे में जो है हम बात करते हैं। तो ए पे जो है प्रारंभ में इनिशियल में जो है 3 कूलम चार्ज था, -7 कूलम था, 8 कूलम था। तीनों में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो ए पर फाइनल कंडीशन में जो है -2 कूलम है, बी पे 5 कूलम है, और सी पे बतलाना है कितना कूलम होगा। तो मान लेते हैं इस पे क्यू कूलम है, तो इनिशियल चार्ज बराबर होगा फाइनल चार्ज के, क्योंकि चार्ज इससे बाहर नहीं जा सकता और चार्ज ना ही जो है बाहर से अंदर आ सकता है। चार्ज जो होता है कंजर्वेटिव रहता है, वो संरक्षित रहता है, वो जो है इससे बाहर नहीं जा सकता, आदान प्रदान आवेश का नहीं हो सकता है।
तो इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज प्रारंभ में इस पे 3 कूलाम है, तो 3 -7 प्लस 8 कूलाम बराबर फाइनल -2 प्लस 5 प्लस q कूलाम। ये हो जाएगा 8 + 3 11 -7 4 बराबर 5 - 2 3 प्लस q, तो q = प्लस 3 जाके -3 1 कूलाम। ये जो है चार्ज जाएगा फाइनल कंडीशन में इस C के ऊपर। ठीक, अब इसके बाद जो है इसकी अगली प्रॉपर्टी, जो ये छठवीं प्रॉपर्टी है, इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, इसका रोल हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी है तो इसको बतलाते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी ये है कि क्या चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज की जो स्पीड होती है या मास, वैसे कह लें कि मास जो है, क्या मास स्पीड पे डिपेंड करता है। तो अब तक मैकेनिक्स के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ाई गई वहाँ मास वेरी नहीं कर रहा था स्पीड के साथ, लेकिन इसके अंदर जो है मास वेरी करेगा स्पीड के अंदर। आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया है जो मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है, m बराबर m0 अपन √1 - v² अपन c²। ये आइंस्टीन का फार्मूला है। रिलेटिविटी थियरी के अंदर जो इसको पढ़ा जाता है, m बराबर m0 अपन √1 - v² अपन c²। m ये जो है मूविंग मास है, गतिक द्रव्यमान, इसको बोलते हैं गतिक द्रव्यमान, मूविंग मास। ठीक, m0 ये रेस्ट मास है। v स्पीड ऑफ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। c स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो m बराबर m0 अपन √1 - v² अपन c²। m0 होता है रेस्ट मास, m होता है मूविंग मास, v है स्पीड ऑफ पार्टिकल, c होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मास जो है, ठीक है, वेलोसिटी के साथ वेरी करता है या नहीं करता है। तो इसके पहले मैकेनिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसके अंदर जो है ये जो वेलोसिटी होती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट c का जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, बहुत अधिक वेलोसिटी होती है। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर 11th के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है स्पीड, जैसे v की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, इस टाइप की वेलोसिटी होती है। तो v जो होता है c की तुलना में ये निग्लेजिबल होता है, नगण्य होता है। v की कोई वैल्यू, मतलब v जो होता है c की तुलना में निग्लेजिबल होता है मैकेनिक्स के अंदर, जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब v लेस देन c होता, ठीक है, v लेस देन c होता है, v लेस देन c, तो उस कंडीशन के अंदर जो है, ठीक है, v टेंस टू 0 मान सकते हैं c के कंपैरिजन में। v लेस देन c हो तो ये इंप्लाइज कर देता है v टेंस टू 0, मतलब ये कि c का मान 3 × 10⁸ है, इसका वर्क करेंगे 9 × 10⁻16 होगा। 9 × 10⁻16 से भाग देंगे 30 में या 50 में या 100 में, तो ये जो है बहुत कम मान मिलेगा, इसको नगण्य माना जा सकता है। तो v टेंस टू यदि 0 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि c का कंपैरिजन में जो है v² टेंस टू 0 कर देते हैं ऐसे, ठीक है, तो उस समय m बराबर हो जाएगा m0 √1
1 माइनस 0/c सी स्क्वायर, ठीक है, 0/c स्क्वायर, 0/c स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा तो m बराबर हो जाएगा m नॉट के। तो ये इंप्लाइज कर देगा m बराबर m नॉट के, अर्थात जो रेस्ट मास है वो जो है मूविंग मास के बराबर हो जाता है मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन जब यही भी जो है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो तो इसका भी वर्ग बड़ा हो जाएगा, इसका भी वर्ग बड़ा होगा, भाग दें कुछ रिजल्ट दिखाएगा, तो उस समय m नॉट के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इसलिए जो होता है m बारिश कर जाता है, इसलिए कि इसके अंदर जो स्पीड होती है किसी भी पार्टिकल की वह स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होती है, ठीक है। इसका एक रीजन है, रीजन ये है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इस पे हम बहुत ही सूक्ष्म बल 1 न्यूटन का हमने बल लगाया, 1 न्यूटन बहुत ही छोटा बल है। तो इसका एक्सीलरेशन पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसका एक्सीलरेशन जो है कितना है, ठीक है, इसका एक्सीलरेशन है कितना, ठीक है। इसको पहले जो है फाइंड आउट करते हैं कि इसका एक्सीलरेशन क्या है। तो यह बराबर जो है 1 न्यूटन का हमने इस पे फोर्स लगाया, तो इसका हम एक्सीलरेशन लेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे कि कितना एक्सीलरेट होता है, क्या एक्सीलरेशन बनता है इस इलेक्ट्रॉन का। बहुत ही सूक्ष्म बल हमने लगाया है 1 न्यूटन का। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ है F बराबर m इंटू ए के। तो F बराबर 1 हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू ए हो गया। तो ए बराबर होगा 1/9.1 इंटू 10⁻³ लगभग ये बराबर हो जाता है 10⁻30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सीलरेशन लगभग बराबर मिलता है 10⁻30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन पे जब सबसे बहुत ही कम बल 1 न्यूटन का लगाते हैं तो यह लगभग जो है 10⁻30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है एक्सीलरेट होता है। 10⁻30 बहुत ही हाई एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है ये जो मास होता है ये वेरी कर जाता है, ठीक है। तो मास जो होता है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो देख रहे हैं कि 1 न्यूटन का हमने इलेक्ट्रॉन पे बल लगाया तो 10⁻30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बहुत ही बड़ा इसमें एक्सीलरेशन आ गया। मतलब उस समय यदि कंसीडर करें कि इस पार्टिकल का, इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वह जो लाइट के कंपैरिजन में हो जाए तो ये v² ये जो है लगभग शून्य नहीं होगा, इसकी कुछ वैल्यू बनेगी और v हमेशा c से छोटा होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यम बैरिज कर जाएगा, यम नॉट के बराबर नहीं होगा तो यम बैरिज करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मास इज डिपेंड्स ऑन mass is depends on speed of particle। ये होगा, ठीक। अब इसके बाद जो है, ठीक है, अगली इसकी प्रॉपर्टी है 7th नंबर चार्ज प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी इसकी ये है, ठीक है, इसके पहले पढ़ाया गया होगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, इसके पहले पढ़ाया जाता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये है, ठीक है, जैसे कोई पार्टिकल है, इसका द्रव्यमान m1 है, ये v1 वेग से चल रहा है। यहाँ कोई m2 द्रव्यमान का पार्टिकल है, ये v2 वेग से चल रहा है।
दोनों में कोलिजन होता है, सॉरी इसको U1 कर देते हैं, U1 वेग से चल रहा और ये U2 वेग से चल रहा, दोनों में कोलिजन होता है, संघट्ट होता है। संघट्ट के बाद जो है, ठीक है, इसी M1 की वेलोसिटी V1 हो जाती है और M2 की वेलोसिटी V2 हो जाती है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, संघट्ट से पहले, टक्कर से पहले। ये आफ्टर कोलिजन है, ठीक है, संघट्ट के बाद, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू होता है फाइनल मोमेंटम। मोमेंट संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। तो कुल जो है प्रारंभिक संवेग बराबर कुल अंतिम संवेग। इसका संवेग होगा इस पार्टिकल का M1 U1 प्लस इसका होगा M2 U2 बराबर इसका होगा फाइनल M1 V1 प्लस इसका होगा M2 V2। इसका भी यूज होगा कूलम्ब्स लॉ में। जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया जाएगा तो इसका यूज किया जाएगा। इसको ध्यान ये देना है कि ये तभी वर्क करता है, ये तभी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखा जाता है जिस समय संवेग किसी भी पार्टिकल का तभी संरक्षित रहता है जिस समय जो है एफ नेट की वैल्यू, नेट फोर्स ये 0 हो। नेट फोर्स 0 होगा तो उस कंडीशन में जो है संवेग संरक्षित आता है। इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के। करते हैं।